अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने वेब प्रोग्रामिंग कोर्स के लेसन नंबर 7 पे बात करेंगे, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। वेब में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। एक को हम स्ट्रक्चर कहते हैं और दूसरे को हम इंटरनल टेबल कहते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज़ जस्ट लाइक एक फ्लैट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज़ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड होते हैं। जैसे अगर हम एड्रेस लिस्ट की मिसाल ले लें तो इसमें आपका सिटी होता है, स्ट्रीट होता है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम होता है। और अगर हम इंटरनल टेबल की बात करें तो इंटरनल टेबल में सेम स्ट्रक्चर का इसी इसी फील्ड्स की जो है मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हम उसमें सेव कर सकते हैं और उसको फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एक स्टैकिंग एरिया होता है। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें वेब प्रोग्रामिंग में जो है स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टैकिंग एरिया, एक मतलब एक ऐसे एरिया ऐसा एरिया जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करें और वो एक पर्टिकुलर डेटा सेट पर हो, तो उसको उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स का भी सेम हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हमने BKPF या कोई भी स्टैंडर्ड टेबल हमने ले लिया, हम उसका भी एक स्ट्रक्चर बना के हम रख सकते हैं उसको रेफरेंसिंग के ज़रिए। स्ट्रक्चर जो है वो सीक्वेंशियल डेटाबेस जो होते हैं उनकी सब रूटीन है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सब रूटीन में कुछ चीज़ पास करनी है, कोई वैल्यूज़ पास करनी हो, तो उसके लिए भी हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने इंटरनल टेबल्स के बारे में। इंटरनल टेबल जो होते हैं वो इसमें जैसे मैंने अभी पहले कहा कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हम इसको ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो है हम इसको सेव कर सकते हैं और जो भी मैनिपुलेशन है वो उन रिकॉर्ड्स पे कर सकते हैं। और इंटरनल टेबल डिक्लेयर करने के लिए भी हम एक स्ट्रक्चर एज अ डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल टेबल जो होते हैं वो जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है, वेब प्रोग्राम चल रहा होता है, जब तक वो एग्जिस्ट करते हैं। और जब वो प्रोग्राम का एंड हो जाता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो मेमोरी में से ख़त्म हो जाते हैं। बनस्बत इसके जो हमारी वेब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वेब डिक्शनरी ट्रांसपेरेंट टेबल होते हैं वो परमानेंटली होते हैं, उसमें रिकॉर्ड भी परमानेंटली होते हैं। जबकि इंटरनल टेबल में जो है वो परमानेंटली रिकॉर्ड नहीं होती और वो जस्ट लाइक एक एरिया होता है जो कि हम जस्ट लाइक एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम इंपोर्ट करते हैं और उन पे फिर मैनिपुलेशन करते हैं। और इस मैनिपुलेशन के लिए हम कोई वर्क एरिया या कोई स्ट्रक्चर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, और ये इंटरनल टेबल में हम जो डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम स्टैकिंग एरिया यानी कि वर्क एरिया के ज़रिए करते हैं। जितनी भी हमारे पास उसमें रिकॉर्ड स्टार्ट होगा वो हम स्टैकिंग एरिया के ज़रिए कर सकते हैं या फिर उसके हेडर लाइन के ज़रिए कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इंटरनल टेबल कितने टाइप के होते हैं और उसमें जो है वो क्या किस तरीके से उसका मैनिपुलेशन करते हैं, किस तरह सेट करते हैं, कैसे उसमें से रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, कैसे उसमें रिकॉर्ड मॉडिफाई करते हैं। ये सब चीज़ें हम आने वाली अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो जो एक एक प्रोग्राम है जिसमें हम जो है वो एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने प्रोग्राम का नाम आ रहा है, टेबल्स, जो भी टेबल्स इस प्रोग्राम में यूज़ होंगे वो लिखे और फिर हमने डेटा स्टेटमेंट लिखी। डेटा स्टेटमेंट में हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है एड्रेस। इसमें हमने फ्लैग लिया, आईडी लिया, नेम लिया और इन सब में हमने एक स्ट्रक्चर में इसमें मूव के ज़रिए फिर तमाम फील्ड्स में इसके हमने वैल्यूज़ मूव कराई और फिर इसको हमने प्रिंट कर दिया। सेकेंडली अगर हम मेथड 2 देखें तो मेथड 2 में सेम चीज़ें हम एक्सेस कर रहे हैं और लेकिन हमने इसमें लिखा है टाइप्स के ज़रिए हमने जो है वो आप नोट करें कि पहले हमने जो है वो डेटा के ज़रिए इधर हमने मेथड 1 में डेटा के ज़रिए स्ट्रक्चर बनाया था और सेकंड मेथड में हमने टाइप्स के ज़रिए एक स्ट्रक्चर बनाया है और उस फिर नीचे डेटा डेटा स्टेटमेंट के ज़रिए हमने उस टाइप को यूज़ करते हुए एड्रेस के नाम से एक स्ट्रक्चर बना लिया है। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
अब हमें अगर कोई फील्ड बाय फील्ड जो है वो पॉपुलेट करना है, हमने कोई जो है वो इस स्ट्रक्चर को हमने पॉपुलेट करना है, तो उसके लिए हम इस एग्जांपल को अगर देखें तो इसमें जो है वो हमने स्ट्रक्चर सबसे पहले डेटा स्टेटमेंट के ज़रिए हमने मेंशन किया, हमने डिक्लेयर किया। सेकेंडली हमने सेलेक्ट के ज़रिए जब हम अपने इसमें रिकॉर्ड लेकर आए तो हमने यूज़ किया मूव करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टू एड्रेस। मतलब कि जितनी भी फील्ड्स हैं, जो ये 4 फील्ड्स हैं, जो एम्प्लॉय वाले टेबल में जो ये 4 फील्ड एग्जिस्ट करती हैं, फ्लैग की, आईडी की, नेम की या सिटी की, वो सिर्फ वही जो है वो उस जो वैल्यूज़ हैं वो सारी उठ के, जो सारा रिकॉर्ड जो है वो उठ के हमारे एड्रेस वाले जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाए, और फिर हम उसको नीचे राइट के ज़रिए उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम डिटेल की बात करें तो डिटेल में जो है वो हमारे पास जो है वो यही है कि मेथड 2 में आप जो है वो टाइप्स के ज़रिए कर रहे हैं, और थर्ड वन के ज़रिए पहले मेथड में हमने डेटा के ज़रिए डिक्लेयर किया, और सेकंड में हमने मेथड 2 में हमने जो है वो टाइप्स के ज़रिए हमने स्ट्रक्चर मेंटेन किया। और अगर हम रिकॉल करें तो हमने इस स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर को पॉपुलेट किया है मूव क्रॉसपॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है उसके ज़रिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर टाइप के लिए, दूसरे जो हमारे पास डेटा टाइप है उसकी तरफ, जो कि जिसको हम नाम दे रहे हैं इंटरनल टेबल। इंटरनल टेबल दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक विथ हेडर लाइन होते हैं और एक विदाउट हेडर लाइन होते हैं। अब ये विथ हेडर लाइन क्या होते हैं और विदाउट हेडर लाइन क्या होते हैं, ये हम बारी बारी इसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विथ हेडर लाइन टेबल जो है वो क्या, इंटरनल टेबल क्या होते हैं। अगर हम इस इधर देखें तो इस एग्जांपल में हम टाइप के ज़रिए एक इंटरनल टेबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब टाइप के ज़रिए हम जो है पहले टाइप बना रहे हैं, और फिर नीचे डेटा स्टेटमेंट में जो है वो एक इंटरनल टेबल हम स्टैंडर्ड टेबल जो स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हम एक इंटरनल टेबल बना रहे हैं, जिसका इनिशियल साइज़ 10 होगा और वो हेडर लाइन के साथ होगी। अब अगर हम कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं, रन करते हैं, और सिलेक्ट स्टेटमेंट में उस इंटरनल टेबल को यूज़ करते हैं, जैसे कि मूव करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टू ईएमपी टैब हम लिख रहे हैं, तो अगर हम तो जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड होंगे एम्प्लॉय के, वो जो है वो मूव हो जाएंगे हमारे टेबल में ईएमपी टैब में, और जो है वो ईएमपी टैब जो है वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें आप नोट करें कि ये सिलेक्ट और अनसेलेक्ट लूप वाली हमारी स्टेटमेंट है, जिसमें वन बाय वन जो है वो डेटा आएगा, और एम्प्लॉय का जो है वो जो इंटरनल टेबल का हेडर लाइन है ईएमपी टैब उसमें मूव होगा, और जो है वो जो हमारा ईएमपी टैब है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता रहेगा। पहले जो है वो डेटा हेडर लाइन में जाएगा और फिर उसके बाद हमारा टेबल में जाएगा। इंटरनल टेबल की कुछ कीज़ भी होती हैं। अगर आप जो है वो कैरेक्टर्स जितनी भी कैरेक्टर्स फील्ड होती हैं वो इम्प्लिसिट की होती हैं, और जो भी यूज़र डिफाइंड होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिक की है, कोई कस्टमर आईडी है, कोई सेल ऑर्डर नंबर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एक्सप्लिसिट की कहलाती है। अगर हम डिटेल की बात करें तो डिटेल में हमारे पास जो है वो, हम अगर इसकी बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रिकॉर्ड अपेंड होते हैं, जो हमारे पास जो है वो जो की होती है उसके ज़रिए और उसकी कॉम्बिनेशन के ज़रिए होती है। जो भी हमारे पास नॉन कैरेक्टर या नॉन न्यूमेरिक नॉन कैरेक्टर फील्ड होती है उसको हम इम्प्लिसिट की कहते हैं। अच्छा जी, और इंटरनल टेबल में जो है वो यूज़र डिफाइंड कीज़ भी होते हैं, दो तरह की होती हैं, एक यूनिक और नॉन यूनिक। जो सेम की होती है वो जो है वो नॉन परमिटेड है, और नॉन यूनिक जो है वो
अम, जो है वो परमिटेड, नॉन यूनिक जो है परमिटेड है और यूनिक जो है वो परमिटेड नहीं है। और जो स्टैंडर्ड टेबल होते हैं, जो इंटरनल टेबल जो स्टैंडर्ड के साथ क्रिएट किए जाते हैं, उसमें नॉन यूनिक की जो होता है वो सेम है जस्ट लाइक प्लेन की होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो होगा नॉन यूनिक का और यूनिक का आपको आने वाली जो हम वीडियो करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, उसमें आपको क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई किसी भी इंटरनेट टेबल के साइज़ के बारे में, अगर हमने उसको किसी भी इंटरनेट टेबल की जो साइज़ है वो हमने इनिशियल साइज़ 10 रखा है, तो उसका जो है वो बेनिफिट ये होता है कि जब हम इसको सॉर्टेड बाय जब हम यूज़ करते हैं तो जो इनिशियल साइज़ होता है उस उतने ही रिकॉर्ड जो है वो जो हमारे पास इंटरनेट टेबल में आते हैं। अगर हम इस एग्जांपल को लें कि हम एक क्वेरी चला रहे हैं और उसमें हम लिख रहे हैं अपेंड इंटरनल टेबल, और दूसरी दूसरी क्वेरी में लिख रहे हैं हम अपेंड इंटरनल टेबल सॉर्टेड बाय। तो जितने भी हमारे पास जो हमारा इंटरनल टेबल होगा उसमें सिर्फ जो है वो 10 रिकॉर्ड्स होंगे जो कि इनिशियल साइज़ के मुताबिक होंगे, जबकि अगर हम अपनी दूसरी अपेंड इंटरनल टेबल की उसकी बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 10 से ज़्यादा भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम डिटेल की बात करें तो जो मेमोरी होती है उसमें देयर इज़ नॉट इनफ स्टोरेज मेमोरी इंटरनल। अच्छा जी, जितना भी इंटरनल टेबल होता है उसकी कोई इनफ स्टोरेज मेमोरी होती है, सब कुछ जो है वो बफर में होता है। इनिशियल साइज़ पैरामीटर जो होता है अगर हमने नहीं दिया तो जो है वो उसका साइज़ 0 होता है। और इनिशियल साइज़ पैरामीटर जो होता है वो फिज़िकल साइज़ जो होता है वो इंटरनल टेबल का उसको इफ़ेक्ट करता है। अगर जो है वो अपेंड, जैसे कि अभी मैंने पहले कहा अपेंड स्टेटमेंट चलाए, अपेंड स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हो सॉर्टेड बाय के ज़रिए, तो वो जो इंटरनल टेबल का जो साइज़ है वो उसको इफ़ेक्ट करता है। अच्छा जी, अगर इंटरनल टेबल में जो है वो इनिशियल साइज़ से ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और मेमोरी में भी उसका जो है वो साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये अबैप जो है, जो अबैप प्रोग्राम और एसएपी जो है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को मेंटेन करता है रिगार्डिंग इंटरनल टेबल्स के। एक परफॉर्मेंस टिप भी हमारे पास मेंशन है। परफॉर्मेंस टिप में जो है वो ये है कि जो 8K साइज़ जो है वो इंटरनल टेबल का मैक्सिमम होना चाहिए, और जो है वो सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो 8K तक बहुत ही बेहतरीन रहती है। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखें लोडिंग इंटरनल टेबल विद द हेडर लाइन। अगर हम कोई इंटरनल टेबल लोड कर रहे हैं उसमें हम जो है वो हेडर लाइन के साथ अपना रिकॉर्ड मूव कर रहे हैं, तो वो ये इसकी एग्जांपल है। अगर हम डिटेल में इस एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले इसमें टेबल्स स्टेटमेंट के दिए मेंटेन टेबल्स मेंशन कर दिया गया एम्प्लॉय। सेकेंडली इसमें टाइप्स मेंशन किया गया सबसे पहले, और उस टाइप के ज़रिए इंटरनल टेबल बनाया गया, स्टैंडर्ड टेबल बनाया गया, उसको इनिशियल साइज़ 10 दे दिया गया, और साथ में हमने लिख दिया विथ हेडर लाइन, मतलब कि ये जो इंटरनल टेबल बना है ये हेडर लाइन के साथ है। अब नीचे दो एग्जांपल दी गई हैं। एक तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय के साथ हम यूज़ करते हैं मूव क्रॉसपोंडिंग एम्प्लॉय टू ईएमपी टैब और अपेंड ईएमपी टैब। सेकेंड एग्जांपल दी है मूव क्रॉसपोंडिंग एम्प्लॉय टू ईएमपी टैब अपेंड ईएमपी टैब सॉर्टेड बाय सैलरी। मतलब कि जो फर्स्ट एग्जांपल होगी उसमें जो है वो 10 एंट्री से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड सेव हो सकते हैं, जबकि सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें मैक्सिमम सिर्फ 10 एंट्रीज ही जो है वो टॉप 10 जितनी भी होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी, बाकी सब जो है वो डिलीट हो जाएंगी।
अच्छा, ये एक एग्जांपल है कि सबसे पहले जो है जब भी हम जो है इंटरनेट टेबल विथ हेडर लाइन वाला यूज़ कर रहे होते हैं तो जब हम सेलेक्ट लगाते हैं तो जितनी जो भी रिकॉर्ड होता है वो सबसे पहले उठ के उस इंटरनेट टेबल के हेडर लाइन में मूव होता है। और हेडर लाइन मूव होता है, और अगर हम मूव कॉरस्पॉन्डिंग हमने यूज़ किया है तो जो रिस्पेक्टिवली हमें जो है वो इधर हमने कॉलम नेम मेंशन नहीं करना पड़ेगा, और जितनी भी फील्ड्स इससे मैच करती होंगी, जैसे आईडी है, नेम वन है, कंट्री है, तो वो जिससे मैच करती होंगी इंटरनेट टेबल के हमारे फील्ड से, वो ऑटोमेटिकली इसके हेडर लाइन में मूव हो जाएंगी। थर्ड स्टेप पे जब हम अपेंड करते हैं तो फिर वो जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो हेडर लाइन से उठ के इंटरनेट टेबल में मूव हो जाता है, इंटरनेट टेबल में सेव हो जाता है। अच्छा, अब हम अपने इंटरनेट टेबल जो विदाउट हेडर लाइन होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। इस एग्जाम्पल में जो है वो हमने नॉर्मली टेबल से स्टेटमेंट के ज़रिए एम्प्लॉई टेबल को मेंशन किया। फिर सेकेंडली हमने जो है एक टाइप बनाया जिसमें 3 फील्ड की टाइप आईडी, नेम वन और कंट्री का बनाया। और फिर नीचे जो है वो हम एक स्टैंडर्ड टेबल बनाया है साइज 10 का, एक ये बनाया, और एक दूसरा हमने एक वर्क एरिया जिसको डब्ल्यू एक से ज़ाहिर भी शायद किया जाता है, हमने वर्क एरिया ईएमपी का जो कि हमने एक टाइप बनाई है उसका एक वर्क एरिया बना दिया, और उसी टाइप के ज़रिए एक स्टैंडर्ड टेबल हमने बनाया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, नीचे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो है वो मूव कॉरस्पॉन्डिंग अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए तमाम जो रिकॉर्ड होगा वो हम क्योंकि हमारा टेबल जो है वो विदाउट हेडर लाइन है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा अपना रिकॉर्ड जो होगा वो वर्क एरिया में मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे पास इंटरनल टेबल है वो विदाउट हेडर लाइन है। तो जब हमने वर्क एरिया बनाया है जिसका नाम है ई एम पी टैब अंडरस्कोर डब्ल्यू ए, तो हम उसमें अपने रिकॉर्ड मूव करेंगे, और देन अपेंड जो है वो वर्क एरिया टू टेबल स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो हम अपना इंटरनल टेबल जो कि विदाउट हेडर लाइन है उसको पॉपुलेट करेंगे। अच्छा, जो इंटरनल टेबल है विदाउट हेडर लाइन इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके बारे में मेनली इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो एक सेपरेट जो है वो इंटरनेट टेबल वर्क एरिया हमारे पास मेंटेन होता है, और सेपरेट इंटरनेट टेबल वर्क एरिया मेंटेन होने का फ़ायदा ये है कि उसको हम मल्टीपल जो है वो मल्टीपल प्लेसेस हैं वहाँ पर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक से अगर हमने एक वर्क एरिया सेम स्ट्रक्चर का एक बनाया है, और उसको हम और उसी को जो है और सेम वर्क एरिया हमारे पास एक और टेबल भी है जो हमने यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी वर्क एरिया को जो है वो उस टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वर्क एरिया एक जस्ट जो है वो लाजमी हो जाता है जब हम इंटरनेट टेबल जो है विदाउट हेडर लाइन वाला यूज़ कर रहे हो। अच्छा, इसमें बेनिफिट परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो इंटरनेट टेबल विदाउट हेडर लाइन होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं दैन द हेडर उन टेबल्स के बनस्बत उन इंटरनेट टेबल के बनस्बत जो कि जो हेडर लाइन के साथ होते हैं। और अगर हमें कोई नेस्टेड इंटरनेट टेबल्स यूज़ करने हो, मतलब कि एक इंटरनेट टेबल के अंदर जो है वो हम जो है वो दूसरे इंटरनेट टेबल का रेफरेंसिंग कर रहे हैं या एक स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें नेस्टेड के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि जो इंटरनेट टेबल जो है वो विदाउट हेडर लाइन के होते हैं वो आसानी से जो है वो हो जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम परफॉर्मेंस टिप एक देखते जाएं
जाते जाते तो हम जो है वो देखेंगे कि अगर हम सिस्टम में जाएं यूटिलिटीज़ में रन टाइम एनालिसिस का एक ऑप्शन यूज़ करें, टेस्ट सेंट्रिक पुश बटन को करें, तो उसमें हमें जो है वो टेबल परफॉर्मेंस इशू में वो शो करेगा कि जो आपने जो है वो इंटरनल टेबल बनाया है वो जो है वो उसका कोई जिसका हेडर लाइन नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लिसिट वर्क एरिया को यूज़ करने का आपको कहेगा। चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अब हमारा पूरा प्रोसीजर है जो कि हम डायग्रामेट्रिकली समझेंगे कि हमारे पास किस तरीके से डेटा आता है। ये देखें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में डेटाबेस से उठ के जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है वर्क एरिया में, और फिर वर्क एरिया से हमारे पास जा रहा है इंटरनल टेबल में। और इसी तरीके से इंटरनल टेबल भी जो है वो पॉपुलेट हो रहा है। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल, जिसमें हम जो है वो वेब डिक्शनरी टेबल स्ट्रक्चर को हम जो है वो यूज़ करेंगे। हम अपनी कोई खुद की कोई टाइप नहीं बना रहे हैं, ना खुद का कोई डेटा स्ट्रक्चर हम कोई कॉल के ज़रिए हम इंटरनल टेबल बना रहे हैं, बल्कि हम एक स्टैंडर्ड टेबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम अपना जो है वो इंटरनल टेबल बना रहे हैं। डेटा स्टेटमेंट लिखी हमने और हमने लिख दी ईएमपी टैब लाइक स्टैंडर्ड टेबल ऑफ एम्प्लॉय जो कि एक स्टैंडर्ड टेबल है एसएपी का। वहाँ से उसको हमने रेफरेंस कर दिया और उस हमने लिख दिया कि लाइक स्टैंडर्ड टेबल ऑफ दिस। इस इंटरनल टेबल के साइज़ जो है इनिशियल साइज़ 10 दे दिया और विथ हेडर लाइन हम बना रहे हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो है वो वर्किंग सेम होगी जैसे कि हम अपना खुद एक इंटरनल टेबल हमने पहले डिफाइन किया था विथ हेडर लाइन वाला। आप इधर नोटिस करें कि हम जो है वो मूव स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं बनिस्बत इसके क्या मूव कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम जो टेबल हम सेलेक्ट में यूज़ कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉई है, हमने सेम हमने वही जो है वो उसको यूज़ किया है अपना जो हमने इंटरनल टेबल बनाया है। जो हमने इंटरनल टेबल बनाया है उसको सेम हमने यूज़ किया है, इसलिए हम जैसे हमने लिखा है लाइक स्टैंडर्ड टेबल ऑफ एम्प्लॉय, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंटरनल टेबल है वो सेम स्ट्रक्चर होगा जैसे कि एम्प्लॉय है। तो इसीलिए हमें मूव करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इधर लिखेंगे मूव एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको कहाँ पे मूव करें, टू ई एम पी टैब जो कि हमारा स्टैंडर्ड जो कि हमारा इंटरनल टेबल है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, मूव करस्पॉन्डिंग और मूव करस्पॉन्डिंग के ज़रिए जो है वो इंडिविजुअल फील्ड टाइप जो है कन्वर्जन हो रही होती है, जबकि मूव के ज़रिए जो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर होती है, फील्ड टू स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर टू फील्ड होती है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, मास रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस टेबल्स इनटू इंटरनल टेबल, मतलब ये कि बहुत सारे रिकॉर्ड हम जो है वो डेटाबेस टेबल से उठा के अपने इंटरनल टेबल में जो है वो वन गो में जो है वो सेव करेंगे। इससे पहले हम लूपिंग के ज़रिए अपना इंटरनल टेबल पॉपुलेट कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि हम वन गो में किस तरीके से अपना इंटरनल टेबल जो है वो पॉपुलेट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल की तरफ, सबसे पहले हमने जो है वो टेबल स्टेटमेंट के ज़रिए एम्प्लॉय को मेंशन कर दिया टेबल के। सेकेंडली हमने डेटा स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो एक ईएमपी टैब बनाया है जिसे हम पिछले एग्जाम्पल में बनाया था, सेम एज इट इज़ एम्प्लॉय का बनाया है। थर्ड स्टेटमेंट चेंज है जो कि काबिल गौर है, इसमें हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय इनटू टेबल एएमपी टैब वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। मतलब इधर जो है वो सिलेक्ट और एन सेलेक्ट नहीं लगा हुआ बल्कि लगा हुआ है सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम एएमपी इनटू टेबल यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट, और हम उधर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि सिर्फ यूएसए की रिकॉर्ड लेकर आए। आप इधर नोटिस करें कि हमारे पास एंड सेलेक्ट नहीं लगा हुआ क्योंकि हम लूपिंग नहीं कर रहे, हम तमाम के तमाम रिकॉर्ड वन गो में ही लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारे पास हमारा इंटरनल टेबल पॉपुलेट हो गया। अब उस इंटरनल टेबल पे हमने कोई ना कोई प्रोसेसिंग भी परफॉर्म करनी होती है। कोई उसमें हमने कोई हमने डेटा के
डेटा यूज़ करना है, डेटा को कहीं और हमने पॉपुलेट करना है, तो हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे इंटरनल टेबल की। इस एग्जांपल को अगर लें तो हम लूप एट स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो हम अपनी इंटरनल टेबल को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी इंटरनल टेबल की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसको हम कोई भी कंडीशन लगा के हम उसको अपनी वैल्यू गेट कर सकते हैं और कोई भी अपना रिजल्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक और सिस्टम वेरिएबल होता है एस वाई सब आर सी। अगर हम जो है वो एस वाई सब आर सी को अगर हम चेक करें कि जो है वो अगर लूप जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो एस वाई सब आर सी में जो है वो ज़ीरो होता है, अदर देन जो है वो ज़ीरो नहीं होता। सिस्टम फील्ड एस वाई टैबिक्स जो है वो एक ऐसी सिस्टम फील्ड है जो कि हमें बता रही होती है कि जो हमारे पास जो हमारा लूप चल रहा है और वो उसकी क्या एक किस स्टेप पर या किस रॉ पर जो है वो हमारा लूप चल रहा है, वो जो काउंटर होता है लूप का वो एसवाई टैबिक्स में सेव हो रहा होता है। अब इस एग्जांपल को लें तो हम पैरामीटर्स में आप देखें कि स्टार्ट लाइक एसवाई टैबिक्स डिफ़ॉल्ट जीरो, मतलब एक स्टार्ट वेरिएबल है जो कि एसवाई टैबिक्स की तरह है। और एक और हमने बनाया है एंड ई एन डी, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 20। उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया, अपने इंटरनल टेबल को पॉपुलेट किया। थर्ड में हम जब हम लूप चला रहे हैं तो हम प्रिंट करवा रहे हैं एस वाई टैबिक्स को, ई एम पी कंट्री और इन सब को। तो इसके ज़रिए हमारे पास जो है वो हम जो भी इस वाई टैबिक्स में वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करवा रहे हैं और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर हमने विद इन द जो हम लूप लूप यूज़ कर रहे हैं या हम विद इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें हम जो है वो कलेक्ट हमारी स्टेटमेंट है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें कलेक्ट बेसिकली अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड पे या पर्टिकुलर हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट पे अगर हमें सम अप करना हो या सम करना हो, हमें जो है वो ग्रुपिंग करनी हो, तो हम कलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में शो है कि सेलेक्ट एंड सेलेक्ट के दरमियान में कलेक्ट ई एम पी टैब लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ई एम पी टैब जो है दो फील्ड्स में मुश्तमिल हो, कंट्री और सेल्स में, तो अम, हर हर लूप पे जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट होती रहेंगी और हर कंट्री की जो है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। लास्ट में लूप एट चलाया हमने इंटरनल टेबल पे, उसको हमने प्रिंट करवा लिया, तो हम सारी वैल्यू जो है हमारे पास एग्जिस्ट हो गई या सारी एग्जिस्ट हमारे पास शो हो गई। अच्छा जी, अब इंटरनल टेबल को सॉर्टिंग भी होती है इंटरनल टेबल की। सॉर्टिंग जो है वो उसके दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन जो है सॉर्ट, जो है वो हम उसमें बताते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सेकंड में जो है हम फील्ड भी बताते हैं और हम उसको बताते हैं कि भाई आपने इस फील्ड पे सॉर्ट करना है, और फिर मज़ीद ये कि इस फील्ड को डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है या असेंडिंग में सॉर्ट करना है, ये ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम अपने इंटरनल टेबल को पॉपुलेट करने के बाद उसको सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट ई एम पी टैब बाय सेल्स डिसेंडिंग, मतलब जितनी भी सेल्स हुई हैं वो डिसेंडिंग में दिखा दे, मतलब बड़े से छोटी जो है सेल्स दिखा दे हमें। और अगर असेंडिंग होता है तो छोटी सेल्स से बड़ी सेल्स लेके आएगा। जैसे अगर हमें 1000 से 1 लाख तक की सेल हुई है मुख्तलिफ कंट्री की, तो सबसे पहले वो असेंडिंग ऑप्शन में पहले 1000 लेकर आएगा, फिर 100 1000 तक की जो है वो शो करेगा। जबकि डिसेंडिंग में सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू रिकॉर्ड होगा वो लेकर आएगा, 1 लाख वाली लेकर आएगा, फिर 100 ग्रेजुअली कम करते जाएगा। मतलब समझाने के लिए कि डिसेंडिंग जो होता है वो बड़े से छोटा होता है और असेंडिंग जो होता है वो छोटे से बड़ा होता है, अगर हम सॉर्टिंग सॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
अच्छा जी, इंटरनल टेबल पे जो है वो कंट्रोल लेवल प्रोसेसिंग भी होती है एट जिसमें मेन जो है वो एट फर्स्ट है, एट न्यू फील्ड, एट एंड फील्ड, एट लास्ट फील्ड। एट फर्स्ट मतलब अगर हम जो है वो लूप को एक्सेस कर रहे हैं और लूप में अगर हमने एट फर्स्ट लिखा तो जो भी सबसे जो फर्स्ट लाइन होगी उस पे जो काम करना होगा वो हमारा लूप करेगा। एट न्यू फील्ड जिसके कस्टमर हमारे पास 20 रिकॉर्ड हैं, 10 एक कस्टमर के हैं, 10 एक कस्टमर के हैं। तो जब भी हमने लिखा एट न्यू और फिर कस्टमर लिखा तो जैसे ही नया कस्टमर आएगा तो जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी या स्टेटमेंट जो है वो अपडेट हो जाएगी। एट एंड बिल्कुल जब वो जब वो फील्ड जो है वो एंड हो रही हो तो उस पे क्या चीज़ परफॉर्म होगी वो हम इधर मेंशन कर देंगे एट एंड अपने कंट्रोल लेवल पे। एट लास्ट मतलब लूप के लास्ट में जो भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो हम एट लास्ट यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने जो इंटरनल टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को अगर हम रीड करना चाहें तो सबसे हमारे पास ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है बल्कि ज़्यादा, कि रीड टेबल हमने लिखा फिर टेबल का नाम लिख दिया। सेकेंडली रीड टेबल लिखा और विथ की लिखा, की के ज़रिए जो 2 है 3 है की उसके ज़रिए हम रीड करें। थर्डली एक एक हम रीड टेबल करें विथ की वैल्यू के ज़रिए, अगर हमें कोई वैल्यू का अंदाज़ा हो तो हम उसको इसको यूज़ करते हैं। रीड टेबल विथ की बाइनरी सर्च सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका टेबल हो वो सॉर्टेड हो। फोर्थ ऑप्शन में जो है वो हमारे पास हम कोई भी इंटरनल टेबल को रीड कर सकते हैं अगर उसका इसका इंडेक्स बताते हुए भी हम उसको रीड कर सकते हैं। अगर हमें कोई इंटरनल टेबल मेंटेन करना हो, मेंटेन से मुराद हमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, हमारा इंटरनल टेबल पॉपुलर हो चुका है उसके बाद हम उसमें इंसर्ट करना चाहें, हम उसको मॉडिफाई करना चाहें, उसको फिर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो हम इसको हम ये हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसमें सबसे पहले इंसर्ट है, इंसर्ट टेबल नेम और फिर इंडेक्स हम ज़रूर लाजमी बताते हैं कि कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करें। सेकेंडली कोई मॉडिफाई की स्टेटमेंट है और इसको इधर भी इंडेक्स मेंशन करते हैं कौन सा इंडेक्स को मॉडिफाई करना है। थर्डली डिलीट है जिसमें हम इंडेक्स मेंटेन करते हैं, इंडेक्स को बता देते हैं कि भाई ये आपने ये रॉ को असर करना है, ये रॉ को अपडेट करना है। अच्छा जी, अगर आप चेक करें जो हमने इफ़ कंडीशन लगाई है एस वाई सब आर सी के ज़रिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो लगाया है, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि जो भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो नहीं हुआ तो हम यूज़र को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि अटैम्प्ट टू मॉडिफाई फेल्ड हो गया, अदरवाइज़ हम जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दे रहे हैं। थर्ड में सेकंड लास्ट लाइन में अगर हम देखें तो हमने लिखा है इंसर्ट ई एम पी टैब इंडेक्स वन, मतलब जो भी ई एम पी टैब में रिकॉर्ड है उसको ई एम पी टैब में मतलब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करें और इंडेक्स वन पर इंसर्ट करें। अगर हम कंसाइज वे में देखें तो हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट होती हैं अपेंड, कलेक्ट, इंसर्ट, मॉडिफाई, रीड टेबल और लूप एड। जो भी हमें अपने इंटरनल टेबल पे जो है वो मॉडिफाई करना होगा या जो भी हमें रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने होंगे तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं इंटरनल टेबल में। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग एक इंटरनल टेबल को। एक इंटरनल टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम
क्लियर यूज़ करते हैं, क्लियर यूज़ करेंगे तो उसका हेडर जो है वो जो टेबल का इंटरनल टेबल का जो हेडर है वो क्लियर हो जाएगा। रिफ़्रेश कमांड के ज़रिए जो है वो जितनी भी टेबल के अंदर लाइंस होंगे, जितने भी स्टोरेज होंगे, उसको जो है वो जो है वो क्लियर कर देगा और उस इंटरनल टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं रहेंगे, जबकि हेडर लाइन में सेव रहेंगे। थर्ड वन फ्री स्टेटमेंट है। फ्री इंटरनल टेबल अगर हमने लिख दिया तो जितना भी स्टोरेज है सब कुछ फ्री हो जाएगा और उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें हेडर लाइन में भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अच्छा जी, अब वहाँ पर अगर कोई हमें मालूम करना हो कि इंटरनल टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, और उसमें जो है वो और भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो उसके लिए हम जो है वो एक कमांड होती है हमारे पास डिस्क्राइब टेबल, और फिर हम इंटरनल टेबल का नाम देते हैं और फिर लाइंस बताते हैं और अकर्स बताते हैं। लाइंस का पैरामीटर देते हैं और अकर्स बताते हैं। ठीक है जी जनाब। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रिगार्डिंग इंटरनल टेबल कैसे मैनिपुलेट होता है, इंटरनल टेबल के कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, इंटरनल टेबल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसको जो है हम कैसे इंटरनल टेबल रिकॉर्ड को हम रीड कर सकते हैं, और कौन से हमारे सिस्टम वेरिएबल हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी प्रोसेस को, ये हमने एक्सप्लोर किया। कंट्रोल लेवल प्रोसेसिंग इंटरनल टेबल पे वो हमने एक्सप्लोर किया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।